नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो हमको बताएंगे कि भाई मोदी जी किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं अगले कुछ समय में, अंदर और बाहर। सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपसे बात करके ऑलवेज हमेशा कुछ सीखने को मिलता है एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर व्यूज टुडे आल्सो। तो सर ये बताइए, मोदी जी ने जो ट्रंप के साथ एक हार्ड टॉक करा है, आई मीन लेट्स पुट इट एट दैट, ट्रंप पे कुछ इम्पैक्ट दिखा, फिर वापस पलट गया, लेकिन हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक ये एक ऐसा ग्लोबल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितना सिग्निफिकेंस है इसका? नमस्कार आदि, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। देखिए, मोदी वही कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल सदा हुआ राजनीतिक करता है। उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और उसके बाद जब ट्रंप ने 14 बार कह डाला कि उन्होंने डील कराई है, तो उन्होंने बाकायदा ट्रंप के मुंह पे बता दिया कि देखिए आपका कुछ लेना देना नहीं, बोलना बंद करें आप। लेकिन ट्रंप वो कर रहे हैं जो इस समय मेरे ख्याल से ट्रंप भी नहीं बता सकते कि उनका अगला मूव क्या होगा। ट्रंप ने उसके बाद भी कह डाला कि मैंने डील कराई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस भाई देखिए, अमेरिका इस समय यूनिपोलर वर्ल्ड है, देश दुनिया की इकलौती महाशक्ति है और उसके राष्ट्रपति से मिलने के लिए लाइनें लगती हैं। और आज ये हालात आ गए हैं कि आपके पड़ोस पे, मतलब आपके 1 घंटे की फ्लाइट पे मोदी बैठे हुए थे कनाडा में और उन्होंने आपको आने से मना कर दिया। आपने बुलाया कि भाई भारत जाते समय 2 मिनट हमारे साथ भी कॉफी पीते चले जाओ, उन्होंने मना कर दिया, काम बिजी है साहब। आप सोचिए ये हाल हो गया, मतलब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का ये हाल नहीं हुआ कि साहब वो किसी को बुलाए, इनवाइट करे पब्लिकली और उनको रिफ्यूजल आ जाए। ये हाल आ गया। मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। जिस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जो नहीं गए अमेरिका, उसका बहुत अच्छा कारण भी था। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि सारी प्रॉपर्टी को तिलांजलि दे चुके हैं, सारे जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को खत्म कर चुके हैं। जितना डिप्लोमेटिक अंदाज होना चाहिए, जो कूटनीतिक अंदाज होना चाहिए, सबको वो आग लगा चुके हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो मोदी को, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री को और दुनिया के टेररिस्ट स्टेट के एक डिक्टेटर फर्जी जनरल को, आसिम मुनीर को आमने सामने बैठा देते और एक ही तराजू में तौलने लगते। तो मोदी ने मना कर दिया और बहुत सही किया। लेकिन देखिए, वो अभी भी जब ट्रंप का बयान आता है तो वो कहते हैं कि मैं भारत में मोदी से बात करता हूं और पाकिस्तान में मुनीर से। मतलब आप सोचें, पहली बात तो ये इसी 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 हरकत से बचने के लिए मोदी अमेरिका नहीं गए। कभी कभी मुझे लगता है शहबाज शरीफ को कैसा लगता होगा ये सुन के उसकी जगह मुनीर को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि साहब मुनीर ने जंग रोक दी। ये कहा जाता है कि मैं तो मुनीर से बात करता हूँ, इधर मोदी से बात करता हूँ, उधर मुनीर से बात करता हूँ। तो लेकिन शहबाज शरीफ के पास भी क्या ऑप्शन है? जिस तरह बेईमानी से वो शख्स प्रधानमंत्री बना है और फौज की मदद से बना है, फौज ने जिस तरह इमरान खान को जेल में डाल रखा है, उनकी पार्टी को खत्म कर रखा है, उसको चुनाव लड़ने से रोकने का पूरा प्रयास करते हैं, उनके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। फौज जो कर रही है वहां पे, उसी की बदौलत शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो अब भाई आपको वजीर आजम बन के बैठना है और आपको अपनी 5-5 पत्नियों के साथ अय्याशी करनी है, तो फिर आपको आसिम मुनीर की सरपरस्ती स्वीकार करनी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजियां भी देखनी पड़ेंगी। मोदी इज अंडर नो सच ऑब्लिगेशन। मोदी को ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। तो उन्होंने साहब आपके जाने से मना कर दिया और आपको फोन करके साफ साफ सुना भी दिया। और सुना ही नहीं दिया, उसके बाद अपने विदेश सचिव विक्रम मिश्री से उस कन्वर्सेशन का वर्बैटिम, वर्ड बाय वर्ड ये भी बता दिया कि साहब क्या बातचीत। तो लेकिन ट्रंप को कुछ फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप तो उसके बाद भी वही जुबान बोल रहे हैं और वो निकलते हैं, बताइए आप, G7 के मीटिंग से निकलते हैं, मैक्रन को ऊटपटांग कहते हुए निकलते हैं कि इसको क्या मालूम है, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या जरूरी काम आपका? क्या किया वहां पे? क्या किया आपने वहां पे? अगर आपको आसिम मुनीर के साथ लंच ही करना तो भी आप G7 की मीटिंग के बाद जा सकते थे। तो आप जाते हैं बड़ा लंबी लंबी बातें करते हुए, आपका एक ट्वीट आता है अनकंडीशनल सरेंडर, दूसरा ट्वीट आता है कि हम खामने की हत्या कर देंगे और तीसरा ट्वीट आता है कि शांति वार्ता चल रही है। तो मतलब कुछ सर पैर मुझे लगता है कि अमेरिकियों को भी नहीं समझ में आ रहा है और
दुनिया को नहीं समझ में आ रहा है। तो ट्रंप आज की तारीख में भाई मैं यही कह सकता हूं कि जिस हिसाब से दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को वो बेइज्जत कर रहे हैं, खुलेआम बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे में अगर भारत के साथ उनकी बदजुबानी ना हो तो मैं समझता हूं यही बड़ी बात है। सर ये जो घर के अंदर मतलब हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तो पूरी फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई। एक मीडिया स्टेटमेंट दे दिया आपने जनवरी का एक वो उठा के, उसके बाद आप सॉरी-वॉरी बोलना शुरू हो गए। लेकिन एक जो हम देख रहे हैं कि घर के अंदर रूमर्स फैलाने का पूरी कोशिश है। कुछ भी करो, कुछ भी फैलाओ, जो भी मतलब ट्विटर पे कहीं पे भी कुछ भी उठा के फैला दो। और इनके अगर आप प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भी देखेंगे, मतलब सर कई लोगों ने तो पता नहीं वो जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसको मोदी के चश्मे के साथ कनेक्ट करके पता नहीं क्या-क्या, कहाँ-कहाँ ले जाते हैं लोग। ये क्या चल रहा है सर? वो ये क्या ये डेस्परेशन है? ये कोई नई टैक्टिक है? क्या है? देखिए ये एकदम नया चीज सामने आई है। इसको दो तरह से देखें। एक तो जैसो आपने कहा कि अफवाहें फैला दो, तो संविधान खत्म होने वाला है, आरक्षण समाप्त होने वाला है। ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, एक सफल एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार बहुमत पाने से चूक गई। तो उनको समझ में आया कि साहब यही सबसे बढ़िया हथियार है, एकदम साफ झूठ बोलो, एकदम साफ झूठ बोलो और कहते रहो। अब आप ये देखें, जब जयराम रमेश ये कहते हैं या फिर कोई और ये कहता है कि साहब मोदी एक बात कह रहे हैं, ट्रंप दूसरी बात कह रहे हैं, हम तो ट्रंप की बात मानेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है। जब गलवान वैली पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे भारत सरकार जो कह रही मैं नहीं मानता, चीनी दूतावास से मेरी बात हुई, वो तो कुछ और कह रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हमको चाइना पे ज्यादा भरोसा है अपनी सरकार के अलावा, इनको पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा रहता है अपनी सरकार के अलावा, इनको ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है अपनी सरकार के अलावा। ट्रंप का बयान दिखाते हैं जनवरी 2025 का। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा माहौल है। रही बात सोशल मीडिया की, तो मेरा बहुत दिनों से मानना है कि पूरी दुनिया में हो पाए या ना हो पाए, भारत सरकार को एलोन मस्क से बात करके एक्स पे, ट्विटर पे कम से कम एक चीज कर देनी चाहिए कि साहब अगर भारत पे कोई अकाउंट देखा जाएगा और अगर किसी इंडियन का अकाउंट होगा, अगर वो भारत पे बना हुआ अकाउंट है और भारत का अकाउंट है, तो सर वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। इससे दो चीजें होंगी, ये जो जितने फर्जी अकाउंट हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद भी अगर कोई अकाउंट चल रहा है तो फिर वो भारत में नहीं देखा जाएगा। अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो हम उसको भारत में नहीं चलने देंगे। तो एक यकीन माने कि केवल आप ये वेरिफिकेशन शुरू करा दें, ये जो नहीं एक कमरे से 2-2 हजार 3-3 हजार अकाउंट चलते हैं, एक आदमी बैठ के 3-3 हजार और ये टूल किट चलाता रहता है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब तमाशा बंद हो जाएगा। वो देखिए रोज के हिसाब से कांग्रेसी ट्रोल्स आ रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो लगा के फैंसी नाम रख के आ रहे हैं, और उसके बाद निकलते हैं ये तो फलाने हैं, ये तो ठिकाने हैं। तो पहले तो ये तमाशा बंद हो। तो जहां तक दूसरी बात, सरकार को इसके लिए एक अलग से चाहे मिनिस्ट्री डेडिकेट करनी हो, मिनिस्टर डेडिकेट करना हो, लेकिन सोशल मीडिया के तमाशे बंद होने चाहिए, खुलेआम झूठ बोलना रोकना चाहिए। अब यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बड़ा ब्लंडर है। आदि मैं आपको बताऊं, सामान्य तौर पे ये सब चीजें सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को इन्होंने इतना कमजोर समझ लिया कि उसको आपने रेल मंत्री को एक एडिशनल चार्ज दे रखा है। अश्विनी वैष्णव के पास इतना समय कि रेल मंत्रालय देख ले, सूचना प्रसारण क्या देखेंगे? आपके पास सूचना प्रसारण के लिए मंत्री ही नहीं है, आपने उसको इतना कमजोर देख लिया। आपने कैसा भाई, दिस इज द जॉब ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। वो देखें कि किस तरह फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, किस तरह एक फर्जी नैरेटिव चल रहा है, उस फर्जी नैरेटिव को कैसे काउंटर करना है, जिस तरह ये फर्जी अकाउंट है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम है। हमारे पास सूचना प्रसारण मंत्री नहीं। मैं बिल्कुल भी मोदी सरकार की, चूंकि मैं तो इस लाइन से आता हूं, एक पत्रकार रहा हूं जिंदगी भर, तो मेरी तो एकदम समझ के बाहर है कि साहब आपके पास सूचना प्रसारण मंत्री कैसे नहीं है। हाउ कैन यू एक्चुअली अफोर्ड टू डू इट? आज तक कोई सरकार मैंने नहीं देखी जिसमें इसके लिए एक अलग मंत्री ना। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। मेरा एंड मैं तो ये मानता हूं सर, नेटवर्क भी नहीं है हमारे पास। अगर ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इतना जो नैरेटिव चला था, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती सर, हम लोग ऐसा मतलब गेम खेलते। क्योंकि आपको पता ही है सर, जो पब्लिक में जो इकोसिस्टम है वो तो बहुत स्ट्रांग है।
अगर देखिए, अब ये भी बड़ा इन लोग की बड़ी मुकद्दर है कि इनका अपना सूचना तंत्र ध्वस्त है, सूचना प्रसारण मंत्री नहीं है, आईटी सेल निकम्मा है, फिर भी आदि चिन जैसे लोग हैं जो अभी भी एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करने में सक्षम है, वरना इनके अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण, मैं याद दिला दूं कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी को अपनी कैबिनेट ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया तो इंदिरा गांधी ने सूचना प्रसारण मंत्री का चुनाव किया। तो ये एक बहुत सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि साहब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपने रेल मंत्री को एक एडिशनल चार्ज पे दे रखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य। एक वो है सर, दूसरा जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे निशिकांत दुबे जी हैं, वो वो हाँ, तो वो इस समय अनऑफिशियल सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्हीं को दे दो यार चार्ज, जिस उन्हीं तरह को वो बना। उतार रहे हैं, हाँ, बट उसका भी सर देखिए, अभी हमारे न्यूज़ चैनल्स भी इतने प्यारे हैं कि कोई उसको उठाता नहीं है चीज़ों को। नहीं उठाता ना, जब सूचना प्रसारण मंत्री हो जाएंगे तो उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप हाँ, इसको समझिए ना, आज आप निशिकांत दुबे को भले ही आप इग्नोर करें, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो जाएगा तो आपको, आप झक मार के उसकी बात सुनेंगे, आपको उसकी हर बात चलानी पड़ेगी। मैंने अखबारों को देखा है, मैंने टीवी चैनल्स को देखा है, एक बार ये प्रधानमंत्री का बयान इग्नोर कर देते हैं, ये आईएनबी मिनिस्टर के बयान नहीं कभी इग्नोर किया इन्होंने। जी, तो वो आदमी वैसे भी आपका अनऑथराइज आईएनबी मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा है, उसी को दे काम दो कर भाई। रहे हैं। जी, जी, एब्सोल्युटली। सर ये जो मतलब 1-2 दिन से देख रहे हैं कि बट एक चीज़ तो है, ये जो फालतू के ये जो डायलॉग इश्यू करते हैं ये लोग, उसका जवाब आने शुरू हो गए, जो पहले ये लोग जवाब भी नहीं देते थे। ख़ैर अभी अमित शाह जी ने जो एक इंग्लिश के बारे में एक आज दोपहर में स्टेटमेंट दिया है, जहाँ उन्होंने बोला कि साहब जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा वो करते हैं, उनको थोड़े टाइम में शर्म आएगी। नाउ दिस इज़ मतलब एक वो थोड़ा-सा बॉटम हैंड मारा है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि ये देखो वो इंग्लिश में बात करता है, ये हँसता है और ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों और अंग्रेजियत से इतने ज्यादा प्रभावित थे, इतने अधिक प्रभावित थे कि आज तक आम हिंदुस्तानी के दिमाग में आपने अंग्रेजी को लेके हीन भावना पैदा कर दी। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो फिर आपके अंदर हीन भावना, मतलब बड़ा एक फेमस एनेक्डोट है कि साहब कुछ अमरीकी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने गए थे, तो वहां पे जो गाइड था वो टूटी फूटी अंग्रेजी में उनको समझा रहा था, तो हुँ, वो शायद उनकी उसकी अंग्रेजी पे हंसने लगे। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि आप मेरी अंग्रेजी पे हंस रहे हैं, पर क्या मुझे जितनी अंग्रेजी आती है आपको उतनी चीनी आती है? तो ये एक नेहरू जी के बाद नेहरू जी की अंग्रेजियत, नेहरू जी का अंग्रेजों से जो एक ऑब्सेशन था, फैसिनेशन था, उसकी उस फैसिनेशन की वजह से धीरे धीरे हम लोग के दिमाग में ये बात घर करती चली गई कि साहब अंग्रेजी नहीं आती तो फिर आप पढ़े लिखे ही नहीं। बॉलीवुड में भी देख लीजिए, अगर किसी को पढ़ा लिखा दिखाना हो तो उसको अंग्रेजी बोलते हुए दिखा देते हैं। मतलब ये कमाल की बात है साहब। और ये मोदी को ये लेके अंग्रेजी का जो बना रहे हैं, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, अपने साथ दुभाषियां लेके चलते हैं। वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिनको अंग्रेजी धड़ल्ले से आती, वो भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते। आप देखें, आप मतलब शी जिनपिंग को आप देखिए, खुलेआम वो अपनी चाइनीज में बात करता है और अपना दुभाषिया लेके चलता है। जापानीज अक्सर करते हैं, पुतिन पुतिन ज्यादातर करते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। और तो और हमारे देश में जो तमाम मुख्यमंत्री हैं आप देख लीजिए, आप देखिए कभी आप स्टालिन को देख लीजिए, आप वो आपको तमिल छोड़ के कुछ बोलते नहीं नजर नहीं आएगा। वो ममता अक्सर बंगाली की बात करती रहती, उनकी भी कोई अंग्रेजी है, अंग्रेजी पढ़ाई का सबूत नहीं है, अंग्रेजी ज्ञान का सबूत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुर्भाग्य है सर, वो जो 200 साल हमने उन फिरंगों को झेला है, तो उसके चलते अंग्रेजी ही हमारे यहाँ बहुत बड़ा पैमाना बन गया। सर। सर इतने टाइम से हम देख रहे थे कि ये पूरा ये पैलेस्टीन और इज़राइल का इतना सब कुछ चल रहा है, 1.5 साल हो गए उसको, 1.5 साल 2 साल होने हुआ है। अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन सडनली अभी कम्युनिस्ट पार्टी की नींद खुल गई है। जैसे ही ईरान पे अटैक हुआ, वहाँ पर नींद खुल गई इनकी और ये लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट करना शुरू हो गए। एक आज़ाद मैदान के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, पता नहीं वहाँ पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। पोस्टर-वोस्टर तो बड़े देखे हमने ऑनलाइन, स्वरा भास्कर ये वो सब सबने ये करा। ये क्या करने की कोशिश हो रही है सर? क्योंकि भारत ही एक ऐसी जगह है, और मैं ये बड़ा देख रहा हूँ कि अमेरिका में जिस तरह से रायट्स हुए, वो वहाँ पर जैसे ही होते हैं सर, यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है उसके बाद, हमेशा होता है, मैंने देखा है ये। क्योंकि वहाँ देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ, उसके बाद यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, सिमिलर टैक्टिक्स जनवरी 6
यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें इन्होंने हरकतें करने की कोशिश करी। तो आर यू ट्राइंग टू सी कि ये कुछ कहीं न कहीं किसी एक इश्यू के ऊपर कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जन आंदोलन टाइप कुछ करें बिहार इलेक्शन से पहले? देखिए, हर चुनाव के पहले एक तमाशा होता है, हर चुनाव के पहले ऐसा अब तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ पिछले 10 साल में, जिसके पहले तमाशा ना हुआ हो। लेकिन यहाँ एक फैक्टर और भी है। जैसे जब तक गाज़ा पट्टी में लड़ाई चल रही थी, तो वो इज़राइल की बात थी। जब बात ईरान तक आती है, तो उसमें अमेरिका भी एक फैक्टर हो जाता है। और वामपंथियों का खून एक अलग अंदाज में खौलने लगता है जब अमेरिका की बात आती है। ये उनके डीएनए में, मतलब एंटी अमेरिकनिज्म उनके डीएनए में। जब वो अमेरिका सामने आता है, तो वामपंथी अलग अंदाज में मेढकों की तरह टर्राने लगते हैं। तो इस समय जो आपको उनका हाइपर एक्टिविटी नजर आ रही है, वो अमेरिका के सामने आने की वजह से है। वो अलग बात है कि वामपंथी, उनके प्रदर्शन, उनके नुक्कड़ नाटक, उनकी स्टेट तक तो बचा नहीं पाते, उनकी सीट तक तो बचा नहीं पाते। मतलब अब आप देखें कि केरल के बाहर एकदम साफ हो चुके हैं, बुरी तरह साफ हो चुके हैं। तो बहुत प्रासंगिक वो नहीं रह गए। लेकिन ये बात अच्छी है कि वो चाहे वो वामपंथी पॉलिटिशियन हो, चाहे वामपंथी नुक्कड़ नाटक वाले हों या वामपंथी इतिहासकार हों, ये हल्ला खूब मचा लेते हैं और बड़े अच्छे से मचा लेते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है सर, हल्ला-वल्ला तो मचा रहे हैं, ठीक है, बट ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं ना, उसके साथ बड़े चिपके होते हैं। और वैसे भी जो दूसरी साइड ग्लोबल है उसके कमाल है पूरा साहब, पूरा हाँ। ग्लोबल इनका एक पूरा एक नेटवर्क है। और वामपंथ का ये देखिए बहुत बढ़िया, जो जिस समय बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिस समय बीए एमए कर रहे होते हैं, तो वामपंथ से अच्छी लाइन उनको नजर नहीं आती है। जिस समय आप वामपंथियों का हाथ पकड़ लेते हैं, आपको पार्टीज मिल जाती हैं, आपको शराब मिल जाती है, आपको नशे मिल जाते हैं, आपको अय्याशी मिल जाती है, आपको फॉरेन स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, आपको कॉन्फ्रेंसेस मिल जाती हैं, आप स्पीकर हो जाते हैं, आपको मीडिया मिल जाता है। एक डेडिकेटेड मीडिया है वामपंथियों के लिए, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क बनना कब शुरू हुआ? ये नेटवर्क आज से ठीक 100 साल पहले बनना शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात। जब जिस समय सोवियत रूस का गठन हुआ, तो उस समय से ये सब शुरू हुआ। तो माय पॉइंट इज कि साहब 100 साल की एक विरासत है, 100 साल की ताकत है। जाते जाते थोड़ा समय तो लगेगा ना आदमी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर। मेरे को जो आई मीन एक चीज़ जो दिख रही है कि ये लोग कोशिश इनकी बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी लगी रहती है और कहीं न कहीं कुछ फेंकते रहते हैं, कुछ तो चिपके, कुछ तो चिपके। सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो भी देख रहे हैं, अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है। आपने भी मेंशन करा कि कुछ ना कुछ कचरा करने की कोशिश करेंगे ये लोग। किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और पाकिस्तान के सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं। अभी तो ऐसा दिखता है कि ऑपोज़िशन में किसी को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब लोग फॉरेन पॉलिसी की ही बात करते हैं। ईरान में प्रॉब्लम है तो वो मोदी की गलती है, यहाँ पर कुछ है तो वो मोदी की गलती है। एवरीथिंग इज़ दैट। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू बाय डूइंग दिस? ये सिर्फ एक लाइमलाइट में रहने की पोजीशन है क्योंकि इनको पता है दूसरी तरफ से जो एक मोदी साहब ने जो क्रैकडाउन मारा है अभी ऑन पाकिस्तान इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी दिख रहा है हमको धीरे-धीरे करके। भाई बाहर तो मारा ही मारा है, अंदर भी धीरे-धीरे करके दिख रहा है। आर दे लूजिंग दैट नैरेटिव कि इनके पास कुछ बचा नहीं है तो बस कीप ऑन बीइंग इन द लाइमलाइट समहाउ और द अदर। देखिए, लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते ही अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। अगर ये डोमेस्टिक राजनीति की बात करते तो भी चलता है। जब आप पाकिस्तान में सरकार का विरोध करते हो, तो हकीकत ये है कि आपका वोटर भी बिदक जाता है, आपका वोटर भी नाराज हो जाता है। आपका अपना वोटर, मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस का, खास तौर से नॉर्दर्न 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 पार्ट ऑफ द कंट्री में, यूपी में देख रहा हूँ, बिहार में देख रहा हूँ, जो आपका अपना खांटी वोटर है, वो आपसे नाराज हो रहा है। वो आपसे कह रहे हैं नहीं साहब, ये समय देश के साथ खड़े रहने का है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी की नफरत में या मोदी की नफरत में या संघ की नफरत में आपको वोट दे रहा है। देखिए, जो भी वोट दे रहा है इसीलिए दे रहा है क्योंकि राहुल गांधी को देख के तो कोई वोट देगा नहीं ना। तो जो भी आदमी आपको इन ताकतों के खिलाफ आपको वोट दे रहा है, वो आदमी आपकी तरह एंटी नेशनल हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, वो बात तो आपकी एकदम ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्योंकि ये लोग देखिए अभी और इनका एक्चुअली फनीली आपकी इस पे भी एक छोटा-सा कमेंट करिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट कि जो इनका नैरेटिव आता है, वो एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान का नैरेटिव है और जब लोग कॉल आउट करते हैं, फिर ये रिट्रीट कर रहे हैं वहाँ से।
देखिए ये पाकिस्तान का नैरेटिव ये बोलते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तानी टीवीज पे वायरल होते हैं, तो आप यकीन माने इनका अपना वोटर असहज हो जाता है। हाँ इनका वोटर परेशान हो जाता है कि साहब ये किसके साथ हैं, हम किस तरह हैं। और मतलब मैं फिर कहूंगा ना कि इनकी समझ के बाहर है कि आप पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े नजर आओगे और उसके बाद आप ये भी सोचोगे कि हमको देश में वोट मिले, तो फिर भाई ईवीएम ही गड़बड़ाएगी, समझ लीजिए। ये जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था पूरे देश के अंदर इस टाइम पे, आई मीन लिटरली आई डोंट सी मेनी स्टेट्स जहां पर नहीं हुआ है, एक्सेप्ट प्रॉब्ली साउथ इंडिया में एक आधा स्टेट, बट वहां पर भी दिख रहा है कुछ ना कुछ हरकम वहां पर भी मची है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में एक स्पेशल सेल लगाया है टू मूव आउट दीज बांग्लादेशीज, एंड ये जो सफाई चल रही है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज जस्ट क्वाइटली गोइंग टू कंटिन्यू, ये ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस एक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अभी इसके ऊपर इसके अंदर कोई वेव्स आएंगी ऊपर नीचे जाके? नहीं आदि, मुझे तो लगता है कि नक्सलवादियों के बाद सबसे ज्यादा फोकस इस समय गृह मंत्री अमित शाह का किसी पे है तो इन्हीं बांग्लादेशियों पे। मैंने कभी नहीं सोचा था, और देखिए कैसा कैंपेन चल रहा है, ना मीडिया में ज्यादा आ रहा है, सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रही है। और तो और उस दिन मेरी संजय दीक्षित जी से बात हो रही तो हंस रहे थे, कह रहे थे और तो और कांग्रेस भी उसके बारे में बात नहीं कर रही है। कोई नहीं। मतलब पूरे देश से बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के आप मिलिट्री प्लेन्स में ले जा रहे हैं और असम में ले जाके धकेल दे रहे हैं। मतलब अच्छा देखिए, मैं फिर से लोगों को बता दूं कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजने से पहले सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि बांग्लादेश सरकार उनको अपना माने, उनको एक्सेप्ट करे, तभी उनका डिपोर्टेशन हो सकता है। दिक्कत क्या है कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल गया और सुप्रीम कोर्ट लगातार कहने लगे कि बांग्लादेशी है तो भगाओ, विदेशी है तो भगाओ। और उसके बाद जैसे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं साहब, कमाल हो गया। मतलब आप सोचें कि ये तो जो भगाए जा रहे हैं, जो नहीं भगाए जा रहे हैं वो ट्रेन पकड़ के लुंगी पहन के सीधे बंगाल भागे जा रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है कि चलो बंगाल में ममता दीदी बचा लेंगी, तो सारी बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनें बांग्लादेशियों से भरी हुई हैं। तो दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज। देखिए बहुत ऑनेस्टली मैं कहूँ, अभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। आपको थी? मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात ना मीडिया में आ रही है और ना उस पर चर्चा हो रही है। वो देश का सबसे ज्यादा इतिहास सरप्राइजिंग। ऐसा नहीं है। भाजपा शासित प्रदेश छोड़िए, जो विपक्ष शासित प्रदेश है, अभी देखिए मुर्शिदाबाद से कितने लोग निकाले गए, मुर्शिदाबाद से कितने। और सबसे बड़ी बात की बड़े इनफॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं साहब, बॉर्डर पे ले जाके छोड़ दे रहे हैं, चलो भागो। आप सोचिए, कमाल कर रहे हैं। मतलब जिस तरह ये डिटेंशन सेंटर्स में लाए जा रहे हैं, जिस तरह ये पकड़ पकड़ के हवाई जहाजों से लाए जा रहे हैं। चलिए बांग्लादेशियों को भी एक एयर राइड मिल गई। हाँ, आई मीन थोड़ा लेट रियलाइज हुआ वो। बट ये सर, मेरे को ये जो कैंपेन दिखता है, देखिए बड़ा टारगेटेड सा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए इसके अंदर ना, जब मैं इसके न्यूज एनालिसिस करता हूँ, मेरे को दिख रहा है अरेस्ट हो रहे हैं, एटीएस एक्शन में, एनआईए एक्शन में, ईडी एक्शन में इनके अंदर। सो आई एम वंडरिंग कि यार ये एजेंसीज का इसके अंदर क्या एक्शन है? एंड वी आर आल्सो सीइंग बंदे पकड़े जा रहे हैं, जो टेररिस्ट सेल्स हैं, ये हैं, वो सब टूट रहा है एकदम से। सवाल बहुत लोग पूछेंगे कि यार अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे आप? अब उसके अंदर जियोपॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि शेख हसीना के साथ आपकी डील थी कि भैया वहां पर जिहादी आप जरा पीछे रखना, मैं ठीक है, आप मैं इतना नहीं फेंकूंगा यहाँ पर, आई विल डील विद दीज पीपल। अब वो हट गया है क्योंकि वहां पर जिहादी बाहर हैं, तो आप फेंक रहे हो वापस। बट इससे जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा सर, मुझे वो बताओ, बिकॉज आप जैसे बोल रहे हो ऑपोजिशन में भी कोई नहीं कुछ बोल रहा, इनके तो वोट जाएंगे। आप ये देखें कि जो आपने कहा ना, अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, तो जो जहां फंस पा रहा है, जो एटीएस से फंस जाए एटीएस से फंस जाए, जो एसटीएफ से फंस जाए एसटीएफ से फंस जाए, जो ईडी से फंस जाए वो ईडी से फंस जाए, जो किसी से नहीं फंसेगा तो नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी के बुलडोजर से फंस जाए। तो जो जिसको आप जहां पकड़ सके उसको आप वहां पकड़ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरे देश में, मतलब मेरे लिए अनइमेजिनेबल। दूसरी बात कि पहले क्यों नहीं किया? तो भाई हर ऐसा तो है नहीं कि 10 साल से सरकार खामोश बैठी है, तमाम काम किए। जिसका जब नंबर आया, सारे काम एक साथ करने वाले का हाल ट्रम्प जैसा होता है। वो फिर कुछ नहीं कर पाता, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई जिस काम का जब जो नंबर आया वो हो रहा है।
लेकिन बड़ी बात ये है कि सब अभी इस पूरे माहौल में, ऑपरेशन सिंदूर में, इजराइल वॉर में, इन सब में दो चीजें बड़ी दब गई हैं। एक, ये जो बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन हो रहा है, और दूसरा, जो वक्फ पे एक ऑल इंडिया इन्होंने सोचा था कि हम आंदोलन खड़ा करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक चला गया। तीसरी बात, सरकार तो चाहेगी कि आप वक्फ पे आंदोलन खड़ा करें। यकीन माने, वक्फ पे अगर कोई आंदोलन आपका खड़ा होता है तो बिहार और बंगाल दोनों में विपक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि ये लोग और देख रहे हैं कि कई बड़े सेंसिटिव वक्फ के प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्शन शुरू हो रहा है, तो ऐसा दिखता है कि ये लोग भी प्रोवोक कर रहे हैं कि कुछ तो करो यार ये लोग करो, हमारे वोट बैंक बढ़ेगा यहाँ पर। तो दैट्स आल्सो देयर सर। बट एक एक सबसे एक बात और भी है कि कुछ जी, करने के लिए नया विपक्ष को देश में होना पड़ेगा। आज आ गए ना वापस? लौटा है? अच्छा, तो वो ठीक है। वो मेरे ख्याल से वो सोरस वाले हैं, शादी भी हो गई होगी, रिसेप्शन भी हो गया होगा। आपको लगता है सर सीरियसली? नहीं, आई एम वेरी श्योर। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और जब कंफर्म होगा तो इसको दोबारा चलाइएगा। राहुल गांधी कहीं नहीं थे सिवाय सोरस के बेटे की शादी के अलावा, कहीं नहीं थे। He was there। और वो इतनी इंपॉर्टेंट थी जिसके आगे माँ भी अस्पताल में पड़ी है तो भी चलेगा भाई। वहां से रोजी रोटी चलती है, वहां से स्ट्रिंग्स पुल होती है, वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। और क्या आपको लग रहा है कि कतर में अल जजीरा में इंटर्नशिप कर रहा था? हाँ, हो सकता है वो हो सकता है सर, वो बड़ा प्लॉजिबल है एक्चुअली इंटर्नशिप ऑन मीडिया सर। कोई जरूरत नहीं, आप जैसे लोग बैठे हो ना फिर काउंटर नैरेटिव करने के लिए, तो गड़बड़ हो जाती है सर। सर एक चीज और, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में, अगर आप देखते हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और ये जो बाहर ये एमपीज डेलीगेशन और ये सब गए, इससे क्या पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट हुआ सर? बिकॉज लोगों ने बात करनी शुरू करी कि भाई शशि थरूर गया। अब प्रियंका चतुर्वेदी को भी देखो, कुछ वो पहले काफी टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोलती थी, अपनी बोलती। अब वो ज्यादा पाकिस्तान पे उसका फोकस रहता है, वो थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उसको जाने का शौक पड़ गया है, वो जियो पॉलिटिक्स में बात कर रही है, ये सब कर रही है। एंड व्हाट डू यू सी पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका इन पॉलिटिकल पार्टीज पे? क्योंकि एक फ्लिप होता हुआ मैंने देखा है, विच इज अभिषेक बैनर्जी आते साथ, मतलब ऐसा यू टर्न मैंने किसी का नहीं देखा, बाप रे बाप। वहां पर तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पर आके पूरा ही उल्टा, और खुद ही बोल रहा है, तो समझ नहीं आया ये। बट आप क्या देखते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको कांग्रेस में नजर आ रहा है, जिसके आप सोचिए आनंद शर्मा से लेके शशि थरूर, मनीष तिवारी, और तो और सलमान खुर्शीद। मतलब आप सोचिए, सलमान खुर्शीद जाके विदेश में उनका ये कहना कि 370 हटने के बाद कश्मीर खुशहाल हो गया। पार्टी लाइन के एकदम 180 डिग्री उल्टा, आप सोचिए। और ये वो सलमान खुर्शीद हैं जो सोनिया गांधी के दत्तक पुत्र हैं, जिन्होंने बाटला हाउस कांड के बाद आके बताया था कि सोनिया जी की आंखों में आंसू थे। तो ऐसे लोगों का पलट जाना, आप समझिए, राहुल गांधी को इस कदर डिस्टर्ब कर गया है कि वो लंगड़े घोड़े और उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं। मतलब अभी तक वो बारात के घोड़े और दौड़ रेस के घोड़े की बात कर रहे थे, लेकिन जब इन लोगों के शशि थरूर वगैरह के विदेश से बयान आने लगे तो लंगड़े घोड़ों की और उनको गोली मारने की बात करने लगे। आप सोच के देखिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। दूसरी बात, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जहां तक असर है, राहुल गांधी के साथ कोई चलने को तैयार नहीं। तो उन्होंने जो नरेंद्र सरेंडर वाली बात कही थी, आप सोच के देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी की किसी पोस्ट को, किसी बयान को, किसी ट्वीट को, किसी भी स्टेटमेंट को मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश ने भी सपोर्ट नहीं किया, रिपोस्ट नहीं किया। उनके साथ सिर्फ दो उनके सेनापति नजर आते हैं, पवन खेड़ा और सुप्रिया अष्टमी। और जाहिर सी बात है कि ये रेस के घोड़े तो नहीं। सर ये घोड़े वोड़े तो ऐसा मतलब हो गया, अब तो ये तो मजाक बन गया सर। कौन किसका घोड़ा है, कौन इसका है, इट बिकेम अ एब्सोल्यूट जोक। तो आई मीन राहुल पॉलिटिकल गांधी 11 साल से चुटकुले ही तो सुना रहे हैं। सर, क्योंकि देखिए जब सबसे बड़े-बड़े लीडिंग बंदे आपके जयराम रमेश जैसे बंदे आके आपको अपोलोजाइज करना पड़ता है किसी चीज के ऊपर, दैट इज रियली एम्बैरेसिंग। जो भी कह लीजिए, और दिस इज, ये तो मतलब आप तो पूरी फेक न्यूज़ फैक्ट्री बना के बैठे हो कल। फॉर फॉर अ चेंज मैंने पहली बारी बीजेपी आईटी सेल को ये बोलते हुए देखा। मैं
मैं भाई इनकी भी नींद खुल गई कम से कम। अभी तक तो नींद ही नहीं खुली थी, ये सो रहे थे आराम से। तो आई रियली डोंट नो व्हिच डायरेक्शन इज गोइंग। अब आते हैं सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरे को बड़ा आपसे सीखने को मिलता है, एंड यू बीन रियली रियली इंसाइटफुल ऑल द टाइम, इज द कोर्ट्स। हमारे जस्टिस वर्मा साहब जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, उसके बाद अगले दिन एक लीक आ जाती है। ठीक है, दोस्त पेपर्स केम आउट और एक स्टेटमेंट आ गया जी, ओ जी मैंने बहुत सारा देखा है पैसा वहां पर, और एक नहीं 5 बंडल, ये वो पता नहीं बड़ी बड़ी बातें। अच्छा जी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतलब आई डोंट नो हु बट समबडी सेइंग नहीं नहीं ही हैज टू गो। ये हो क्या रहा है सर? ये क्या बैक डोर के पीछे सब कुछ स्क्रू टाइट हो रहे हैं कि कुछ सामने आएगा? देखिए, पहले एक मोटी सी बात समझिए, एक जज को उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। कानून ये कहता है कि एक जज अगर कुछ नहीं करता, आप उसका इम्पीचमेंट करते, पहली बात तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कितनी जबरदस्त है। इधर इसमें 50 सांसद चाहिए, उसमें 100 सांसद चाहिए, उसके बाद आपको स्पीकर को कन्विंस करना है, फिर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को कहेगा, फिर 3 जजेस की कमेटी बनेगी, फिर उससे रिपोर्ट आएगी, फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, दोनों में किसी भी सभा में पहले, और उसके बाद साहब 2/3 मेजोरिटी से, मिनिमम हाफ से, कितनी ढेर सारी चीजें। मजेदार बात है कि अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो जो आखिरी वोट पड़ने लगेगा उसके इम्पीचमेंट का, उसके 1 मिनट पहले अगर जज रिजाइन कर देता है तो उसका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, और वो फुल पेंशन बेनिफिट्स के साथ घर चला जाएगा। लेट दैट सिंक इन आदि, कि पूरी कार्रवाई करने के बाद सौमित्र सेन के ऊपर इम्पीचमेंट लोकसभा में हो गया, और राज्यसभा जाने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, पेंशन लिया, ग्रेच्युटी लिया, फंड्स लिया, और उसके बाद जितने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सब लिए, और आराम से बंदा छोड़े चला गया। देयर इज नो वे, आप उन्हें इम्पीच कर ही नहीं सकते। वो इम्पीचमेंट के 1 सेकंड पहले अगर रिजाइन कर देंगे तो उनका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, सौमित्र सेन को तो आपने इम्पीच किया, आधी कार्रवाई में उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद भी उन पे कोई मुकदमा नहीं चला। तो भाई, जहां तक यशवंत का सवाल है, बहुत तेज अगर बोलूं तो उसके घर तक आवाज चली जाएगी, अक्रॉस द रोड। तो जहां तक यशवंत का सवाल है, यशवंत को भी मालूम है कि अगर आज की तारीख में वो रिजाइन करता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो उसके लिए बेहतर यही उसको लग रहा है कि इस मामले को इतना लटकाओ कि अगर मेरे इम्पीचमेंट की नौबत आ भी जाती है तो होते होते 1.5 साल का मुद्दा हो जाएगा, फिर एंड टाइम पे रिजाइन कर लेंगे, अपना रिटायर हो जाएंगे, और तब FIR वगैरह का चक्कर शायद ना हो। दिक्कत क्या है कि सरकार भी इसको इशू बना रही है जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन का। एक बहुत बड़ा बयान में, पता नहीं कैसे मीडिया में इतना चला नहीं, हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं, जगदीप धनखड़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि शायद जुडिशरी इस बात का इंतजार कर रहा है कि लोग भूल जाएं, पर हम भूलेंगे। मतलब कमाल का, वो कैसे मीडिया ने उसको पिकअप नहीं किया। तो शायद जुडिशरी इस बात का इंतजार कर रही कि हम लोग भूल जाएंगे, पर हम भूलेंगे नहीं। वो तो सर ही उनका मैंने देखा है, ये 2 लोग मैं नोटिस करता हूँ सबसे पहले, निशिकांत जी और जगदीप धनखड़ साहब, जिस तरह का इनका मूड चल रहा होता है। बहुत अंतर है आदि। नहीं आई नोटिस फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स। निशिकांत की बातों में तो फिर भी एग्जैजरेशन मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि साहब, मैंने अपने चूंकि मैंने लॉ से भी जुड़ा रहा हूँ, कोर्ट से भी जुड़ा रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से देखता रहा हूँ, तो जितनी जबरदस्त और जितनी नॉलेजेबल बहस या जितना जबरदस्त भाषण कानून पे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय देते हैं, ट्रस्ट भी आदि, मतलब वो एकदम रोमांचित कर जाता है। वो रोमांचित कर जाता है, वो इतना शानदार, इतना क्रिस्प, इतना लीगल, कानून की इतनी जबरदस्त पकड़, इतनी अच्छी उनकी डिलीवरी, कोई उनकी तुलना नहीं हो सकती है। निशिकांत अपने हिसाब से, एक पॉलिटिशियन के हिसाब से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से, डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में एग्जैजरेशन भी आ जाता है। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का तो साहब एक कॉमा फुल स्टॉप बड़ा सजा हुआ है।
नहीं, आई डोंट डिनाई दैट सर। मैं एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि जो सोशल नैरेटिव बिल्डिंग की एक वो कुछ बात कर रहे हैं, वो निशिकांत जी से दिखता है। सोशल नैरेटिव मतलब प्रोपेगेंडा एंड दिस एंड दैट, एंड आई लिटरली सपोर्ट योर थिंग कि उनको बनाओ यार, लेट हिम बी योर यू नो हार्ड हिटिंग, वो बोलते हैं ना छक्के मारने वाला जो होता है ना, दैट्स द गाय। एंड इनकी तरफ से पता चलता है क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं पीछे। नहीं, छक्कों को बिकॉज़ मारने की क्या बात कही आपने, मैं सुन नहीं पाया। निशिकांत जी मतलब ये जो चीज़ें अच्छा, निकाल रहे हैं ना, छक्के मारने दीज़ आर वाला। हाँ, छक्के मैं मारने वाली समझा। बातें। नहीं, नहीं, मैं नहीं, वो समझा, मैं कह रहे हैं कि छक्कों ऐसा नहीं। नहीं, अच्छा, नहीं, मैं एलजीबीटीक्यू मूवमेंट के अगेंस्ट हूँ, किसी के पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेट्स सर मेरा एक व्हेन यू लुक एट ये पॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिक्स अभी ये घर पे आ रही है, एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहली बारी मैंने देखा है कि लोग सर पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग मी ऑन द रोड, जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं इसका क्या होगा यार बता। पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड। नो, ये इनकी तरफ से भी है और ऑपोजिशन की तरफ से भी है, ये सब कुछ पूरा ये जो घपला चल रहा है। आपको क्या लगता है ये इसको कहाँ यूज करने वाले हैं? बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ वोट विनिंग फीचर, इज़ इट? I'm sorry, मैं मिस कर गया। व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में कह रहे हैं? ये जो फॉरेन पॉलिसी को घर पे लेके आ रहे हैं सर, दिस इज़ नॉट अ वोट विनिंग फीचर ना? दैट्स अ वोट लूजिंग फीचर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि फॉरेन पॉलिसी को जो आप घर पे लेके आ रहे हो, और वो भी आप विदेशी मुल्कों के साथ खड़े नजर आ रहे हो, आप आपके जो बचे खुचे वोट है वो भी लूज कर जाओगे। हुँ। आपके जो बचे खुचे वोट हैं वो भी आप लूज कर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस जिम्मेदारी का परिचय दिया, मतलब जिस तरह इन्होंने नपे तुले अंदाज में स्ट्राइक किया और अपने हिसाब से उसको रोका, उसके बाद जिस तरह डेलीगेशंस बनाए पूरी दुनिया में भेजे और उन डेलीगेशन से बहुत ही सफल एक प्रदर्शन किया। वो उस जोकर की तरह नहीं, जो फोटो गया था, क्या नाम है उसका, बिलावल। तो बिल्कुल। बिलावल की तरह जो उसमें कॉमेडी करके नहीं आए इन लोग, दे हैव गिवन सम वेरी वेरी स्टर्लिंग परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ कि साहब ये एक पॉलिटिकल अंदाज से देखें, कूटनीतिक एक डिप्लोमेटिक अंदाज से देखें, इट वाज अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वाली। तो एक बड़ा जबरदस्त ये एक पूरा 5 मई से लेके अब तक का घटनाक्रम रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर जो भी शख्स, बात यहाँ पे सरकार की नहीं है, जो भी शख्स अपने देश के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा तो वो अपने बचे खुचे वोट भी खो देगा। वो तो सर वो तो पता नहीं इनको दिखता है कि नहीं दिखता, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स रियली रियली फनी कि इस तरह के ड्रामे रोज़ शाम को देखते हैं कि भाई किसी तरह से न्यूज़ में बैठो, किसी तरह में कुछ करो, जस्ट बी देयर। और हमने देखा था कि एक जो हमारे टी-शर्ट वाले साहब हैं, उन्होंने काफ़ी ब्रीफिंग-शीफिंग ली थी, जहाँ पर कई लोग नोट्स-वोट्स ले रहे थे, कई लोग ऐसे करके बैठे हुए थे। तो वो भी हमने देखा होता हुआ। तो इट्स इट्स रियली इंटरेस्टिंग दैट दिस इज़ हैपनिंग। सर लास्ट पार्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आगे के वेस्ट बंगाल, बिहार में 2 इलेक्शंस आने वाले हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल। इलेक्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट ये 2 पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 सबसे बड़े इलेक्शंस होंगे आगे जाके। हाउ डू यू थिंक ये बीजेपी कुछ कर रही है वहाँ पर बिहार में, एंड वेस्ट बंगाल में आपको क्या दिखता है? बिहार में देखिए, बीजेपी को घूम फिर के भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये उनकी कमजोरी भी है, ये उनकी ताकत भी है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक डेडिकेटेड वोट बैंक तो है ही। बिहार में एक अंतर और आएगा। पिछली बार जो चिराग पासवान अकेले 8% वोट ले आए थे लड़के, तो इस बार चिराग एनडीए में है। तो दैट कुड बी द डिसाइडिंग डिफरेंस। बहुत बड़ा अंतर उससे पड़ सकता है। और बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए डू और डाई की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। लालू यादव बहुत ही अपने स्वास्थ्य से हिसाब से बहुत ही बुरे दिन से गुजर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के अस्तित्व पे सवाल है। तो वो उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखनी है। और लेकिन नीतीश कुमार अनफॉर्चुनेटली उतना फिजिकली मेंटली उतने फिट नजर नहीं आ रहे कि नेतृत्व दे सकें। ये मतलब एनडीए की कमी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑपरेशन सिंदूर ने बिहार में एक बहुत अच्छा नैरेटिव गढ़ दिया है और विपक्ष इस बात को जानता है और इसीलिए वो बौखलाया हुआ नजर आता है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में से दो राय नहीं है कि साहब बहुत माहौल बनता है, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं आते।
और नतीजे उस तरह के नहीं आते, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे कांग्रेस और वामपंथी शून्य पे चले गए। तो एकदम 1 टू 1 एक लड़ाई है और ममता बनर्जी किसी भी आप सोचिए, मतलब मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 22-23 हज़ार पंचायत के पद अनकंटेस्टेड चले गए। सुप्रीम कोर्ट हैड टू सिट अप एंड टेक नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे कि 22-23 हज़ार पदों पे कोई पर्चा ही नहीं भर रहा है सिवाय टीएमसी के। तो मतलब ममता बनर्जी किसी भी हद तक जाकर चुनाव, उनको भी मालूम उनके भी अस्तित्व का सवाल है, लेकिन वहाँ पे भी मुर्शिदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उन घटनाओं का जो फॉल आउट आएगा, आप ये देखें कि बांग्लादेश मुर्शिदाबाद से तमाम लोगों को बॉर्डर के उस पार ठेल दिया बीएसएफ ने। ममता बनर्जी कुछ बोली नहीं, शी डिड नॉट से अ वर्ड। उनको भी मालूम है कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है वो इनके भद्रलोक पर भारी पड़ेगा। क्योंकि सर वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बंगाल में भी इस टाइम पे काफी क्लियरेंस चल रही है, ऐसी बात नहीं है। एंड मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कोलकाता के अंदर जो ममता चुप है। हाँ, द पॉइंट वही जिस पे मैं आ रहा हूँ कि सर सीआरपीएफ एंड दूसरी एजेंसीज वेस्ट बंगाल में ओपनली काम कर रही हैं। ये बीएसएफ बहुत काम कर रहा है, बीएसएफ बहुत काम कर रहा है, और कल तक जिस बीएसएफ से ममता बनर्जी हर कदम पे लड़ती थी, इससे मैं एकदम खामोश हूँ। सो व्हाई इज दैट सर? ये क्या है? बिकॉज वो मैं हम लोग बता तो रहा हूँ ना कि क्योंकि वो जो बांग्लादेश का पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं उनके भद्रलोक को विचलित कर रहा है। वो समझ में आता है सर, बट उनका वोट बैंक तो फिर वही जो जा रहा है, तो वो तो वही है ना उनका वोट बैंक। देखिए तो उनके वोट बैंक, उनके मुस्लिम वोट बैंक के पास ममता के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सिंपल सी बट बात वो है, कम नहीं होगा सर। 2015 में केजरीवाल का एक ऑडियो लीक हुआ था कि हमें मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं, उनके पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं। तो ये माना गया था कि इतना बड़ा ऑडियो आ गया, शायद मुस्लिम वोट केजरीवाल को ना जाए, उसके बाद भी गया। हकीकत ये है कि मुस्लिम वोट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे कहीं कहीं कांग्रेस ने अपने को खड़े होने की कोशिश की, जैसे दूरी में आप देखिए वो जो 10.5 लाख से कांग्रेस जीती वहां पे, उस आदमी को हरा के जीती जो हमेशा जीतता चला। लेकिन बाकी जहां भी टीएमसी से टक्कर है तो कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पा रही। वामपंथी शून्य पे चले गए, एकदम स्ट्रेट फाइट है, एकदम स्ट्रेट फाइट है। और उसमें उन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक के पास ममता के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अलबत्ता उन्हें इस बात की चिंता जरूर है कि हमारा भद्रलोक जो है हमारा साथ छोड़ता जा रहा है। एक्सीलेंट। मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि ये जो ममता दीदी का काडर है वहां पर ग्राउंड पे, उसको जिस तरह का भी जो आप थ्रेट बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, अमित शाह जी ने वहां पर दिया कि भाई जिसने मारा मुरा है, अगर वो जमीन के नीचे भी हो तो उसको खोद के मैं उसकी कार्रवाई करूंगा। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन सेड बाय द बीजेपी, कभी भी नहीं। कभी भी इसके बारे में ऐसी कोई बात हुई नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी ने खुले में ये तक नहीं आके बोला कि भाई 2021 के जो चीजें हुई थी वो दोबारा हम नहीं होने देंगे। बट ये तो उससे भी एक कदम आगे था, जहां पर ऐसा स्टेटमेंट आया एंड वहां से कोई रिएक्शन नहीं। तो देखिए क्या ममता आपको, का तो मुझे क्योंकि मालूम नहीं है बंगाल में देखा है आपने जाके कि नहीं, पूरा का पूरा वामपंथी काडर ही इस समय ममता का काडर है। जी पूरा वो का मुझे पूरा जो पता है। सीपीएम का काडर था, एक एक आदमी पलट गया है, एक एक आदमी पलट गया है। और उनका एक काडर और है जो उन्होंने बंगाल पुलिस में बना रखा है। बंगाल पुलिस भी उनके कैडर की तरह पेश आती है, कितनी जगह एकदम साफ नजर आती है। इसमें दो राय नहीं। जो अमित शाह का जो बयान है वो बेसिकली अपने कैडर को प्रोत्साहित करने का और ममता के कैडर को हतोत्साहित करने का एक बयान है। उनको ये बताने का बयान है कि तुम तो योर टाइम विल कम, तुम्हारी जवाबदेही होगी, तुम बचोगे नहीं, और अपने कैडर को सपोर्ट करने का है। लेकिन लेट अस सी कहाँ तक जाती है ये बातें, क्योंकि मुझे जो पहली बार देख के मैं हैरान हूँ कि बंगाल से बांग्लादेशी घसीट घसीट के बॉर्डर के उस पार फेंके जा रहे हैं, ममता बनर्जी चुप है। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इसी पे जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में आपने और हमने करीब 2 महीने पहले बात करी थी, एंड वी वर बोथ सेइंग कि भाई करना पड़ेगा। टाइमिंग वी रियलाइज कि हाँ ठीक है, हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और आपने इसके ऊपर बोला था करना तो पड़ेगा। तो आपको कहाँ लगता है वो इन द फ्यूचर हैपनिंग सर? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल करेगी। वो अब तक नहीं किया तो अब क्या ही करेगी। हालांकि प्रेसिडेंट रूल अगर हो
तो उसका सबसे मुफीद समय होता है चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि बहुत समय पहले अगर आप प्रेसिडेंट रूल अभी लगा टाइम देते है, हैं सिंपैथी लहर चली जाती है। एक अगर टाइम है आप फिर। 6 महीने पहले लगा दिया प्रेसिडेंट रूल, तो फिर वो होता है कि वो एक राज्य में एक सिंपैथी का वातावरण पैदा हो जाता है, तो फिर वो आपको उसको चुनाव के पास ही जाके लगाना चाहिए। सो आई मीन तो टाइम है अभी इसके लिए, क्योंकि हमने पिछली बारी द एनालिसिस। अगर लगाना हो तो, जिसपे हाँ, मुझे मेरे को लगता है ऐसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्रैकडाउन कर रहे हो उस स्टेट के अंदर, तो अगर आपको वो स्टेट को सीधा करना है, एंड यू नो वहां से एक लॉन्ग टर्म थ्रेट आएगा आपको। पाकिस्तान अपनी तरफ से तो ना करे, इस तरफ से तो जरूर कुछ ना कुछ बेवकूफी करेगा, क्योंकि ही वुड वांट दैट। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी सर कि ये पाकिस्तान का जब ये चल रहा था, ये यूनिस भाई यहाँ से कुछ उंगली करने की पूरे प्लान बना के बैठा हुआ था, वो आर्मी चीफ ने रोक दिया उसको। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेस्ट बंगाल एक बड़ा क्रूशियल सा स्टेट आएगा, उस तरफ मेरे को पता है वो हेमंता साहब विल गेट हिज यूनुस तो चेयर बहुत बैक। कुछ चाह रहा था, वो तो पूरा कॉरिडोर देना चाह रहा था, लेकिन हाँ, आर्मी चीफ ने ब्लडी कॉरिडोर कह के उसको खत्म कर दिया। तो चलिए, let us see। देखते हैं सर। अभी तो डन सर, अभी से लेके चुनाव तक हम इस पे और भी बातें करें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंड सब ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस, एंड डोंट फॉरगेट इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। जय हिंद। जय